तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और लगातार आप पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना अभी इम्पोर्टेंट है ना। और लगातार अगर आप लोग बढ़ोगे तो आपकी जो एनसीईआरटी है, जो आपका बेसिक आप लोग बना रहे हो लगातार, वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और आप जो इतिहास को समझने की जो आपकी शक्ति होंगी वो बढ़ जाएंगी, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि जो बेसिक है आपका अगर वो स्ट्रॉन्ग रहता है तो लगातार चीज़ें क्या होती है, आसान होती चलती है। ये बात हमने सीखा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देख लिया है कि हम लोग 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको पता है। ठीक है ना, हिस्ट्री के लिए। और अभी हम लोग पहुँचे हैं हमारे चैप्टर 2 में। कहाँ तक पहुँचे अभी हम पहुँचे हैं प्लासी के युद्ध तक। ठीक है ना। हमने इसकी पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से जो प्लासी का युद्ध है वो कितनी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है अंग्रेज़ों के लिए, और ऊपर से भारत के लिए भी, क्योंकि यहीं से शुरू होती है पूरी अंग्रेज़ों की कहानी। और हमने देखा कि किस तरह से जो प्लासी का युद्ध है उसमें सिराजुद्दौला तो हार गया, पर वहाँ से किस तरह से जो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पकड़ मिली। और आप देखोगे अभी कि कितने बड़े बड़े युद्ध होते हैं, और कैसे जो क्लाइव है वो बहुत बहुत पैसा कमाता है। 2 बार आपको पता है कि वो अ, 2 बार कंपनी का वो बहुत महत्वपूर्ण, हम देख सकते हैं उसका योगदान जो रहता है 2 बार में। और उसके बाद जब वो एक सुसाइड कर लेता है, एक आत्महत्या कर लेता है, तो उसका क्या राज है, एंड देन हम समझेंगे। उसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान की किस तरह से एंट्री होती है ना। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, सेकंड दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, उसका तीसरा और चतुर्थ जहाँ पर अंग्रेज जीत जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को मुख्य तौर पर आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कंपनी के अफसर नवाब बैठे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि किस तरह से जब प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार जाता है ना, मीर जाफ़र को उसके बाद वहाँ का नवाब बनाया जाता है, और मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को बनाया जाता है। और फिर आप देखोगे कि किस तरह से मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफ़र को बना दिया जाता है, क्योंकि जो नवाब लोग हैं, जो शासक लोग हैं, वे लगातार जो बीच में अड़चन बोल सकते हो आप लोग अंग्रेज़ों की कंपनियों में वे बना रहे थे। तो इसके कारण क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर अब हम देखेंगे कि किस तरह से जब ये सब चीज़ों को हटाती है अंग्रेज़ सरकार और खुद नवाब बनने की सोचती है, और नवाब बनने के बाद आप देखोगे कि किस तरह से जो इनका साम्राज्य है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो लगातार पूरे देश में फैलते जाएगा। ठीक है, तो अब नवाब बनने का क्या मतलब है देखो, नवाब बनने का मतलब यही है कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत आ गई है, दोनों ही चीज़ आ गई है। जो चीज़ लगातार किनके पास थी, मुग़लों के पास थी, है ना, नवाबों के पास थी। नवाब लगातार क्या कर रहे थे, अड़चन पैदा कर रहे थे, बीच में आ रहे थे, है ना। तो ये सब चीज़ें वे कर रहे थे। तो अब क्या होता है, ये जब अ, अंग्रेज क्या करते हैं कि खुद ही नवाब बनने की कोशिश करते हैं, तो आप देखोगे कि उनके पास अब सत्ता भी आ जाती है और अब ताकत भी आ जाती है। ऐसे में क्या होता है, इनके लिए कुछ और भी फ़ायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह ख्वाब देखने लगा था। अब आपको एक बात समझना होगा कि जो भी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में आए थे इंग्लैंड से जो भी लोग आए थे, ये बहुत ही, जो ज़्यादातर लोग थे बहुत ही नॉर्मल, मतलब मिडिल क्लास लोग थे। ठीक है ना। और अगर मिडिल क्लास बहुत सारे पैसे कमा लेता है और जब ये वापसी अपनी इंग्लैंड में करेगा, तो यहाँ के लोग, वहाँ के लोग इनको क्या कहेंगे, ये नवाब है। और आप देखोगे आगे चल के कि इनकी हंसी भी उड़ाएंगे लोग, है ना। इनको किस तरह से ये जो लोग हैं ये मजाक का पात्र बन जाएंगे। ये सब चीज़ें भी आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। तो हमने देखा कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि कंपनी के अफसरों के निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसे दें, है ना। अब आपको पता है कि प्लासी का युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है। और जैसे ही आप देखोगे प्लासी का युद्ध समाप्त होता है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज बाध्य कर देते हैं। किस चीज़ के लिए बाध्य कर देते हैं, कि जो कंपनी के अफसर हैं उनको निजी तोहफे और ज़मीन और बहुत सारा पैसा, ये सब दे कंपनी को। ठीक है, उसके बाद खुद रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, बहुत इसका बारे में आप लगातार देखोगे। अभी आज तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत कमाई थी। ठीक है, जब वो
1743 में इंग्लैंड से मद्रास, जो कि अब क्या है चेन्नई है, आया था, तो उसकी उम्र केवल 18 साल थी। अब आप लोग सोचो कि अभी आप 18 साल के और आप क्या कर रहे हो। कोई एक अंग्रेज 18 साल की उम्र में भारत में आता है और आप देखोगे कि जब वो वापस जाने की सोचेगा तो आप देखोगे कि वो उसके पास कितना सारा पैसा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 18 साल का बच्चा उस समय पूरी कंपनी को संभाल रहा है ना, कंपनी का गवर्नर बन रहा है 2-2 बार। तो ये उस समय का समय था, लेकिन आप भी जितने जल्दी हो सके चीज़ों को अपने चीज़ में लाओ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि जब वो 1767 में 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो उसकी दौलत कितनी थी, इतनी उसकी दौलत थी। अब ये कोई रुपया नहीं है, ये कोई रुपया नहीं है, ये पौंड है। तो आप सोचो कि कितना सारा वो पैसा कमाता है जब वो जाता है। तो दिलचस्प बात यह थी कि गवर्नर ने अपने दूसरे काल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। इसको बोला गया था कि आप देखो कि कई कंपनी में जो भ्रष्टाचार है वो तो नहीं बढ़ रहा है। तो आप देखोगे कि लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में सफाई देनी पड़ी। आप किसी को भ्रष्टाचार के लिए रख रहे हो कि वो भ्रष्टाचार देखे कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। और आप देखोगे कि उसी को कुछ समय बाद क्या हो रहा है, खुद सफाई देना पड़ रहा है। भ्रष्टाचारों के जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर उसको खुद सफाई देना पड़ रहा है, ठीक है। सरकार को उसके अकुत संपत्ति के स्रोत संदेशपद लग रहा था, उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन अफसोसन क्या होता है 1774 मतलब 2 ही साल बाद 1774 में क्या होता है, वो आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। जितनी दौलत क्लाइव ने इकट्ठा किया, हाँ बल्कि उसने आत्महत्या कर लिया 2 साल बाद, लेकिन जितनी जो दौलत है वो उसने जितनी इकट्ठा किया, तो आप देखोगे उसके मुकाबले कोई उतनी दौलत इकट्ठा नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी बीमारियां थी उस समय, लोगों के पास लड़ाइयाँ लड़ते थे और कम समय में उनकी क्या हो जाती थी, मौत भी हो जाती थी, ठीक है। इसके अलावा उन सभी भ्रष्ट और बेईमान सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो उनमें से बहुत सारे लोग थे वो साधारण परिवार से आए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बहुत सारे लोग थे वो क्या थे, बहुत ही साधारण परिवारों से आए थे। तो अब कोई साधारण परिवार से आता है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो भ्रष्टाचार हो या बेईमान हो, ठीक है। उनकी सबसे बड़ी बस इच्छा यही थी कि वो भारत से ठीक ठाक पैसा कमाए और जब वो ब्रिटेन लौट कर जाए तो वो क्या करे, आराम की ज़िंदगी जिए। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने जब वो वहाँ पर गए तो बहुत ही आलीशान जीवन जिया, क्योंकि भाई भारत के पास बहुत पैसा था। जो भी आता था वो अगर थोड़े दिन या 2 साल भी रह रहा है तो इतना पैसा कमाता था कि जब वो वापस ब्रिटेन लौटता था, वापस इंग्लैंड लौटता था, तो वो एकदम आलीशान जीवन जीता था, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे कि उन्हें लोग अक्सर अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। और आप देखोगे नाटकों और जब कार्टून होते होंगे ब्रिटेन में तो वहाँ पर उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। तो आप देखोगे कि किस तरह से क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया, भ्रष्टाचार के उसके ऊपर आरोप लगाए, उसको खुद आरोपों को प्रूफ करना पड़ा। और आप देखोगे कि उसको किस तरह से भ्रष्टाचार के लिए काम पे रखा गया था। और आप देखोगे कि आप देखोगे कुछ 2 साल बाद मतलब कब, 1774 में उसको क्या करना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है, ठीक है। लगभग 100 साल किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई हुई, आपको पता है कब हुई, 1764 में। उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में क्या किया, रेजिडेंट तैनात कर दिया। अब ये रेजिडेंट क्या होता है इसको भी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। ये कंपनी के राजनीतिक व व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों
भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों से भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, है ना, किसको पद पर बिठाला जाएगा। कई बार कंपनियों ने रियासतों पर क्या की, सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उसके बाद उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा भी मिलती थी और सहायक सेना के रेख रखाव के लिए भी वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने के लिए चूक जाते थे तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी की जाती थी। और आप देखोगे आगे चल के कि किस तरह से जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल उस समय अवध के जो नवाब थे उनको 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सोचने के लिए मजबूर करना पड़ा, क्योंकि वे सहायक सेना के लिए पैसा अदा नहीं कर पाए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो ये सब चीज़ें वे करते थे और लगातार कर रहे थे। करके ही आप देखोगे कुछ ही समय में क्या होता है, जो आप देखोगे कि जो उनका जो शासन है वो लगातार आपको फैलते हुए यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अब हम समझते हैं रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, किसके अनुसार, जेम्स मिल। ये बहुत बड़ा आदमी है ना, इसको हल्के में नहीं लेना। जेम्स मिल, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ समझ लो कि जेम्स मिल्स है, उसकी वो क्या कहता है वो अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जेम्स मिल के अनुसार कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, कौन था ये, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था और राजनीतिक दर्शन का भी अच्छा खासा इसको ज्ञान था। उसके बाद दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेध था। इसका मतलब क्या होता है, आप देखोगे निर्देश, ठीक है, के तहत काम करने की छूट देते थे जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह मतलब दब्बूपन नहीं हो जाता, तब तक क्या होता था, वो रेजिडेंट या ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता था। जो चीज़ें आराम से चलती रहती थी, शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था। जब भी कुछ अलग तरह से घटता था तब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता था जिससे ब्रिटिश सरकार गलत मानती हो और टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती थी। ये जेम्स मिल के अनुसार ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि किस तरह से सिराजुद्दौला के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, है ना, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला। टिली कैटल द्वारा एक चित्र बनाया गया है। कब, 1772 में बक्सर की लड़ाई के बाद जो संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे। लेकिन आप तभी भी देखोगे वहाँ रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नवाबों को ऐसी जो शानी शौकत मानी जाती थी वो कुछ ऐसी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें उनके पीछे थी। तो ये सब हम लोगों ने देखा। अब हम चलते हैं टीपू सुल्तान शेर मैसूर के ऊपर। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको एक कल्पना करना है कि आप कंपनी के एक युवा अफसर है और कुछ महीने के लिए भारत आए हैं। अब इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपने ऐशो आराम भरी ज़िंदगी के बारे में बताए और उनकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। कि आप इस तरह से आपको करना है कि आप ब्रिटेन के एक बहुत बड़े अफसर हो जो कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हो, और आपको जो शान शौकत मिल रही है वो आप देखोगे और बताओगे अपने माँ को कि किस तरह से यहाँ पर शान शौकत मिल रही है जो कि आपकी पुरानी ज़िंदगी से कितनी अलग है। ठीक है, उसके बाद आपको देख लेना है कि क्लाइव खुद को कैसा दिखता था। अब क्लाइव के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बड़ा आदमी है क्लाइव, इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो एक जस्ट आपको रीड लेना है क्लाइव के बारे में, जिससे आपको एक समझ में आ जाएगा कि क्लाइव खुद को कैसा देखता था, वो खुद को किस तरह से समझता था। अब हम देखेंगे जो टीपू सुल्तान है शेर मैसूर, उसके बारे में, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो हो रहा है बड़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे टीपू सुल्तान शेर मैसूर के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, बेल आइकन को दबा सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब के बाजू में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को आपको दबा देना है, क्योंकि जब कोई न्यू वीडियो आएंगी तो आपकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।